तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि अभी रेलवे का नोटिफिकेशन आया है और एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि आपके एग्जाम एक्सपेक्टेशन डेट जो है, एक्सपेक्टेशन मंथ जो है वो जारी किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी अपने अपने तैयारी को जो है अ, अच्छे मुकाम लाने के लिए रेगुलर कंटिन्यू रूप से मेहनत करते रहिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि कल एक वीडियो आप सभी को मिला था जो कि 1 से लेके 50 क्वेश्चन का उसमें डिस्कशन देखने को मिला था। आज हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को। तो 50 क्वेश्चन कंटिन्यू और ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। ठीक है। और इसके साथ कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि मैथ्स रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर का जो है बुक है किरण पब्लिकेशन का ही, जिसमें टॉपिक वाइज करके आपको 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो है, जो कि 1996 से लेके अब तक। और इसका खास बात यह है कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। और किसी भी एग्जाम की अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगानी चाहिए। और खास करके आप रेलवे की यदि तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन सेट को आप प्रयास कीजिए बार बार उसे देखने का। जहां पे डाउट होता है उस चीजों को नोट आउट करिए, नोट डाउन कीजिए और प्रयास कीजिए उसको रिवीजन करने का। और ये सबसे बेस्ट जरिया है तैयारी को बेहतर करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है, जो सेशन है 51 नंबर क्वेश्चन। और 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इस चीजों को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो बिहार पर जो बख्तियार खिलजी का जो पहला विवरण था, यानी पहला हमला था, उसका विवरण कौन से पुस्तक में से प्राप्त होता है। तो उस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी। क्या नाम है? तबकात ए नासरी। और तबकात ए नासरी जो है यह किस पुस्तक, किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया था? तो उनका नाम है मिनहाज उद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया था। मिनहाजुद्दीन सिराज या मिनहाज ए सिराज भी बोलते हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा जो है तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक में जो है बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है बख्तियार खिलजी का जो हमला था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और बख्तियार खिलजी की बात करते हैं, साथ ही इस पुस्तक में जो है मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक जानकारी मिलती है। यानी कि मोहम्मद गौरी के भारत विजय के साथ साथ जो है आरंभिक इतिहास जो होते हैं, तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास 1260 ईस्वी तक जो है इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में? तो तबकात ए नासरी में। और इसके लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज यानी मिनहाजुद्दीन सिराज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। आदि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। यह कौन सी मिट्टी से आच्छादित है बिहार का अधिकांश क्षेत्र? तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। किस मिट्टी से है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, देखते हैं बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है जो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अफवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र की मिट्टी को कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, कछारी मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे यह किस संप्रदाय के थे? यह सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। बात करते हैं सोहरावर्दीय रहस्यवादियों यानी सूफियों का एक मुस्लिम सिलसिला है। क्या है? यह मुस्लिम सिलसिला है। सोहरावादी जो है रहस्यवादियों, सूफियों का मतलब होता है रहस्यवादियों का एक मुस्लिम सिलसिला है जो अपने आध्यात्मिक अनुशासन की कठोरता के लिए जाना जाता है। यानी सोहरावर्दी संप्रदाय जो था यह किसके लिए जाना जाता था? तो यह जो है आध्यात्मिक अनुशासन की कठोरता के लिए जाना जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना जो है शेख बहाउद्दीन उमर सोहरावर्दी ने किया था। यानी सोहरावर्दी संप्रदाय का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी के द्वारा किया गया था। बात करते हैं 1262 में
इसके सुदृढ़ संचालन का एक जो है श्रेय जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को प्राप्त है। यानी आगे चल के जो है 1262 में जो है इसके सुदृढ़ संचालन के लिए जो है श्रेय जो दिया जाता है वो बहाउद्दीन जकारिया को दिया जाता है, जिन्हें मुल्तान में एक शानदार मठ की स्थापना की थी। अब पूछा जा सकता है कि मुल्तान में एक शानदार मठ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया था। और यह जो है सोहरावर्दी संप्रदाय के जो है सुदृढ़ संचालन के लिए भी जाने जाते हैं। चलते आगे, सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया था। यह सोहरावर्दी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत थे, जलालुद्दीन तबरेजी थे, सैयद सुर्ख जोश बुरहान थे, ये सभी जो है इसके अन्य जो है प्रमुख संत थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन शासकों में, क्या कहा जा रहा है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। कहने का मतलब है सैन्य टुकड़ियों को किस में विभाजित करने का काम किया था, तो 200, 250 एवं 500 में विभाजित करने का काम जो है, इकाई में बांटने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था, तो वह थे इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के द्वारा जो है अपने सैन्य टुकड़ियों को जो है 200, 250 और 500 में बांटने की इकाइयों में बांटने का काम किया था। कौन किया था, तो इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। बात करते हैं इस्लाम शाह जो है सूरी, जो है इस्लाम शाह सूरी इनका पूरा नाम होता है, जो दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी का पुत्र था। कौन था, शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह, जो कि इसका उत्तराधिकारी भी था, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी भी था। इस्लाम शाह का मूल नाम जो है जलाल खां था, यह ध्यान रखना है। इस्लाम खां का मूल नाम क्या था, जलाल खां जो है इस्लाम खां का मूल नाम था जलाल खां। इसने जो है 7 वर्ष शासन किया था, जो कि 1545 से 53 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। हम बात करते 1545 यानी 1540 से 1545 तक जो है शेर शाह सूरी के द्वारा जो है दिल्ली की गद्दी पर शासन किया गया था। बात करते इन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ियों यानी जो है इस्लाम शाह जो थे, ये अपने सैन्य टुकड़ियों को जो है 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित करने का काम किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में जो है इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ध्यान रखना है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया था। और यह कथन इतिहासकार विलियम फिंच का है। किनका है, विलियम फिंच का यह कथन है। विलियम फिंच जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेजी व्यापारी था। कौन था, विलियम फिंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में जो आया था, एक अंग्रेजी व्यापारी था। इसने मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है कप्तान हॉकिंस के साथ दिल्ली, अंबाला, सुल्तानपुर, अयोध्या और लाहौर सहित भारत के विभिन्न शहरों की यात्रा की थी। यानी जो विलियम फिंच जो थे किसके साथ यात्रा किए थे, तो यह जो है कैप्टन हॉकिंस थे, इनके साथ जो है दिल्ली, अंबाला, सुल्तानपुर, अयोध्या और लाहौर सहित जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है यात्रा की थी। विलियम फिंच ने कहा कि अकबर के शासन में जो है इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। कश्मीर के अकबर के नाम से जो है प्रसिद्ध सुल्तान की यदि हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध सुल्तान जो है कौन हो जाएंगे, तो प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबदीन हो जाएंगे। क्या कौन हो जाएंगे, जैनुल आबदीन हो जाएंगे। और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता भाव रखते थे, सभी धर्मों को एक समान दर्जा देते थे और अच्छे कार्यों के लिए जो है जैनुल आबदीन को लोगों ने कश्मीर का अकबर की संज्ञा दी। आगे चलते हैं, इनको मूल नियंत्रण पद्धति लागू करने के कारण इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा जाता है, तो वो भी जैनुल आबदीन को ही कहा जाता है, क्योंकि यह मूल नियंत्रण पद्धति को जो है कश्मीर में लागू किए थे, जिनके लिए इन्हें जो है कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी जैनुल आबदीन को ही कहा जाता है और कश्मीर का अकबर भी जो है जैनुल आबदीन को ही कहा जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट। अपने शासन के दौरान इसने जो है हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी और इन्होंने गाय का वध निषिद्ध कर दिया था, यानी गाय का वध नहीं करना निषिद्ध कर दिया था। हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और सती प्रथा का समाप्त करने का भी काम जो है कश्मीर में किसके द्वारा किया गया था? शेख जैनुल अबदीन के द्वारा ही किया गया था। शेख नहीं, सुल्तान जैनुल अबदीन के द्वारा ही किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर है, फ्रैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रैजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है फ्रैजी आंदोलन का शुरुआत किया गया था और जो कि कब किए थे? 1838 ईस्वी में किए थे और इनकी मृत्यु 1840 ईस्वी में हो जाती है। इसी आंदोलन के नेतृत्व जो है इसके बाद जो है इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मियां ने किया था। तो फ्रैजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था और इसका आगे चल के नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया गया था? तो दादू मियां के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रैजी आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म में सुधार करना। साथ ही यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध ज्यादा सक्रिय था। यह आंदोलन 1838 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला था और आगे चल के 1857 क्रांति में सभी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है कब होता है? तो 1901 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1901 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, जो कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक दादा भाई नौरोजी का पुस्तक था द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेस, जो कि 1866 में लिखे थे। द मैनर एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, यानी जो ये पारसियन भी थे, तो 1861 में इसका लिखा गया था। द पारसी रिलीजन 1861 में ही लिखे थे। आपसे पूछा जा सकता है द पारसी रिलीजन पुस्तक के लेखक तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेस, इसके भी लेखक दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। और द मैनर एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, इसके भी लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो स्थलरूढ़ देश के बारे में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है। ऐसा देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है उसे स्थलरूढ़ देश कहा जाता है। स्थलरूढ़ देश इसको कहते हैं जो चारों ओर से जो है स्थल से घिरे होते हैं उसे स्थलरूढ़ देश कहते हैं। और अर्थात जिस देश की सभी तटीय सीमाएं केवल स्थल से मिलती है उसे स्थलरूढ़ देश कहते हैं। बात करते हैं उस देश को स्थलरूढ़ देश कहते हैं। विश्व में लगभग 47 स्थलरूढ़ देश है। कितना है? टोटल 47 स्थलरूढ़ देश है, जिसमें जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड आदि जो है चारों ओर से स्थल से घिरे हुए देश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा है? तो कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? वह द्वीप है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप यह हिंद महासागर का भाग है। किसका है? हिंद महासागर का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन सा है? सॉरी, बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। सॉरी, ठीक है। तो बोर्नियो द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप कहाँ किसका जो है? तो बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 743 यानी कि 7,43,330 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो वह ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है, जबकि मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। तो आपसे ये भी पूछा जाए मेडागास्कर कहाँ है? तो हिंद महासागर में अफ्रीकी पूर्वी तट पर स्थित जो है एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? वह क्षेत्र है पंपास। पंपास को जो है अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं। यानी भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश कहां से कहां तक है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं।
इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है भूमध्य सागर के चारों ओर सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट, इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु काफी लंबी होती है और गर्मी होती है तथा शीत ऋतु वर्षा में होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जबकि शीतकाल का औसत तापमान जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह जलवायु मध्य चिली, केप टाउन, लेबनान, इजराइल, एलिटेड आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहां कहां प्रचलित है, तो केप टाउन, मध्य चिली, लेबनान, इजराइल, एडिलेड आदि में प्रचलित है। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना हो जाएगा, चीन, और भारत का दूसरा स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत का विश्व में जो है दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। अन्य प्रमुख रेशम उत्पादक देश की बात करते हैं, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जबकि प्रमुख उपभोक्ता देशों में भारत के अलावा अमेरिका, इटली, जापान, चीन आदि जो है वो और भारत जो है विश्व के कुल रेशम उत्पादन में अपना योगदान जो है 18% योगदान देता है। कितना योगदान देता है, 18% योगदान देता है। कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत, 18%। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में रेशम उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। भारत में रेशम की सभी 5 किस्मों, भारत में कितना टोटल 5 किस्म है और 5 किस्म का उत्पादन जो है किया जाता है, जिसमें 5 किस्म की बात करते हैं, मलबरी, टसर, ओक, टसर, इरी और मूंगा, ये सभी जो है रेशम की किस्म है और 5 किस्म का उत्पादन होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर जो है विश्व के में जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश की यदि हम बात करते हैं तो वह देश आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह देश जो है सऊदी अरब है। कौन सा देश है, सऊदी अरब है। देखते हैं विश्व के कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वह कौन सा, सऊदी अरब है, जिसकी उत्पादन क्षमता जो है 9.9 मिलियन जो है बैरल प्रतिदिन होता है। कितना होता है, 9.9 बैरल जो है मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है, जो प्रतिदिन विश्व में उत्पादित तेल जो है बैरल में कुल प्रतिशत 12.65% है। इतना डाटा की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है। तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो है यह कहां स्थित है, यह यमुनानगर, जो कि हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। कहां स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। यह बिजली संयंत्र एलपीजी एचपीजीसीएल के जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। एचपीजीसीएल के जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र में से एक है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन, जो यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में तो बहुत आसान हो जाता है, समवर्षा रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समवर्षा रेखा बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं समान ताप को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो आइसोथर्म बोला जाता है, यानी समताप रेखा बोलते हैं। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाले क्या बोलते हैं, तो समान दाब को तो आइसोबार्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है, यानी समदाब रेखा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कदर निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा जो है केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया है। तो पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है उसका नाम है कल्पक्कम। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित है। और यह बात करते हैं तो कल्पक्कम की बात करते हैं तो यह हाँ, भारत में कल्पक्कम परमाणु संयंत्र जो है ये ऊर्जा केंद्र जो है पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित है, वे चेन्नई के कल्पक्कम में स्थित है। कहाँ स्थित, तमिलनाडु में। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के किस भाग कहाँ पड़ता है, तो चेन्नई में पड़ता है। इसकी प्रथम यूनिट स्थापना जो है यूनिट की स्थापना 1984 में की गई थी। यानी कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थापना, इसकी प्रथम यूनिट की स्थापना 1984 में की गई थी। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो जो कि अमेरिका की जो है सहयोग से, अमेरिका की मदद से जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1969 में, जिसका नाम है तारापुर
परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो किस देश की सहायता से, तो अमेरिका की सहायता से जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 1969 में स्थापना हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 और आगे देख इसी में देख लेते हैं कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, कुडनकुलम में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो वह कौन सा है, तो वह कुडनकुलम है जो कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो वह तारापुर महाराष्ट्र है जो अमेरिका की सहायता से 1969 में स्टार्ट हुआ था। और कुडनकुलम ये कल्पक्कम का स्थापना, पहले यूनिट का स्थापना कब हुआ था, 1984 में, जो कि कहां पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, यानी स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो यह जो है किससे संबंधित है यह बताना है। तो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बागवानी। यहाँ पे सी दे दिया गया है जो कि गलत है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बागवानी से एवं शहद से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जो है जूट के उत्पादन से है। किस उत्पादन से, जूट के उत्पादन। केसर का उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है, तो सेफ्रॉन क्रांति है, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नीली क्रांति का संबंध जो किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। पीली क्रांति की बात करते हैं सरसों यानी तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है पीली गुलाबी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुआ कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में भारत में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में जो भारत में स्थित है वह दर्रा की बात करते हैं, वह दर्रा कौन सा है, तो वह पालघाट दर्रा है। और पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो कोच्चिन को कोयम्बटूर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है, कोच्चिन को कोयम्बटूर से जोड़ती है पालघाट दर्रा। अगर इसको याद करने की ट्रिक की बात करते हैं तो पाको को, पा से पालघाट दर्रा, को से कोच्चिन, को से कोयम्बटूर। तो ध्यान रखना है पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, कोच्चिन से कोयम्बटूर को जोड़ती है, जो नीलगिरी पर्वत के जो है पड़ोस में स्थित है। ठीक है, चलते हैं पालघाट दर्रा। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक विशाल दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से तथा कर्नाटक से जोड़ने का काम करती है, केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ने का काम करती है। नीलगिरी पहाड़ियों जो कि उत्तर व अन्नामलाई पहाड़ियों दक्षिण के बीच जो है यह स्थित दर्रा लगभग 21 किलोमीटर चौड़ा है। तो पालघाट दर्रा कितना चौड़ा है, तो 21 किलोमीटर चौड़ा है। चलिए भोरगढ़ दर्रा की बात करते हैं तो भोरगढ़ दर्रा किस किस को जोड़ने का काम करता है, तो भोरगढ़ दर्रा को याद रखना है, भोर में जो है ना क्या बजाते हैं, भोपू मुंह, मुंह से जो है भोपू बजाते हैं। तो भो से भोरगढ़ दर्रा, पू से पुणे और मुंह से मुंबई को जोड़ने का काम करती है। तो पूना को मुंबई से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करती है, भोरगढ़ दर्रा करती है। थालघाट दर्रा की बात करते हैं तो थालघाट दर्रा जो है यह नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करती है। तो थालघाट दर्रा थाना मुंह याद रखना है, थाना मुंह यानी थाना, थाना यानी पुलिस स्टेशन। तो थाना मुंह यानी थालघाट दर्रा ना से नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करती है। चलिए बात करते हैं बालघाट दर्रा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखते क्वेश्चन नंबर 69, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, तो आप सभी को पता है केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, केसर का वनस्पति के नाम की बात करते हैं तो क्रोकस सेटाइवस जो है इसका वनस्पति के नाम होता है, क्या होता है, क्रोकस सेटाइवस जो है इसका वनस्पति के नाम होता है केसर का। ठीक है, इसे सैफरन के नाम से भी जाना जाता है और सैफरन क्रांति जो है केसर से संबंधित ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व में केसर उत्पादक प्रमुख देश है जिसमें फ्रांस है, स्पेन है, भारत, ईरान, इटली, ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, चीन, पाकिस्तान, क्वेटा एवं स्विट्जरलैंड है। भारत में जो है केसर का उत्पादन केवल जम्मू कश्मीर में होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 70, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि कहां पड़ता है, किस देश में पड़ता है, जिम्बाब्वे में पड़ता है। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहां है, हरारे। तो विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में मोसी ओआ तुन्या भी कहा जाता है। तो विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मोसी ओआ तुन्या भी कहते हैं। मोसी ओआ तुन्या जो है किस जलप्रपात को कहते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात को कहते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है, तो जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे में कौन सी नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करें तो हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास्का, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो अलास्का की बात करते हैं यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। किसमें है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है अलास्का। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एक उत्तर पश्चिम में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है।
अमेरिका ने रशियन साम्राज्य से अलास्का को 30 मार्च 1867 में खरीदा था। किससे खरीदा था अलास्का को? रशियन साम्राज्य से खरीदा था। कब खरीदा था? तो 1867 में खरीदा था, 30 मार्च 1867 और खरीदा, जबकि सन 1959 में यह अमेरिका का 49वां राज्य घोषित हो गया। और ये अलास्का जो है अमेरिका का क्या राज्य घोषित हो गया था? 49वां राज्य घोषित हो गया था। कब? तो 1959 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा जिले पे? जोग, ये जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। यह एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक का मुख्य पर्यटक स्थल एवं आकर्षण का केंद्र भी है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है, यह पर्यटक स्थल भी है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को ही। किस नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। कुछ ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या? एकदम, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो दोस्तों बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो वह ऊर्जा है सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? तो जनसंख्या लाभांश जो है यह किसे निर्देशित करता है? क्या कुल जनसंख्या को करता है? किस जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को करता है? अनुभवी व आयुर्वेद लोगों का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात को करता है? या समृद्धर क्षेत्रों में निर्धर क्षेत्रों की और प्रवर्तन को जो है निर्देशित करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह जनसंख्या लाभांश जो होता है, यह अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाने का काम करता है। यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा, तरुण एवं कार्यशील जनसंख्या, 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग तथा घटते आश्रितता अनुपात को जो है के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति को जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। इस स्थिति में जो है जनसंख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तरुण युवा आयु संरचना की जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का प्रथम देश है। ठीक है, तरुण युवा आयु संरचना की जनसंख्या के मामले में भारत जो है विश्व का प्रथम देश है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो केरल के मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो कलारी पायटू जो होता है, कलारी पट्टू भी कहीं कहीं देता है, तो कलारी पट्टू जो है यह किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो वह केरल का मार्शल आर्ट है। ठीक है, और केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट का मतलब ही होता है युद्ध कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है यह कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू की बात करते हैं जो भारत के राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के अरावली पर्वतमाला में स्थित है माउंट आबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है? आनंद मठ। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसके रचयिता है। ठीक है, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आनंद मठ पुस्तक लिखा गया था। और यह भारत का राष्ट्रीय गीत भी है, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सागर क्या है? तो सूर सागर की यदि हम बात करते हैं तो सूर सागर जो है यह क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना को सूर सागर के नाम से जानते हैं। किसकी रचना है सूर सागर? तो सूरदास का जो है काव्य रचना है, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो सूर सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह लगभग जो है 5000 रचनाओं का संकलन है। इसमें कितना रचना है? टोटल 5000 रचनाओं का जो है संकलन इसमें मिलता है। सूरदास ब्रज भाषा के जो है एक संत कवि थे। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो आदि जो है इनके द्वारा रचना है। क्या क्या है इनके द्वारा लिखा गया है? सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहवली आदि, यह सभी जो है किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार टोटल जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से होती है? 1901 से होती है। किन के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल का संबंध जो है डायनामाइट के आविष्कार से संबंधित है। किसके आविष्कार से संबंधित है? डायनामाइट के आविष्कार से संबंधित है। और अल्फ्रेड नोबेल की जो है पुण्य तिथि जो है वह 10
दिसंबर को है, और प्रत्येक 10 वर्ष जो है 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और यह भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ध्यान रखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा हो गया, सीधा सीधा डॉक्टरी, बायोलॉजी का मतलब डॉक्टरी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, स्वास्थ्य शांति, स्वास्थ्य साहित्य, और एक बच गया आपका अर्थशास्त्र। तो यह टोटल 6 क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को घोषणा होती है, 10 दिसंबर को घोषणा होती है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का यह पुण्यतिथि है। ठीक है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है कब हुआ था, 1833 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात यदि हम करते हैं तो 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1901 से जो है यह पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और वर्तमान में इस पुरस्कार की राशि जो है 90 लाख स्वीडिश क्रोनर मिलता है, जो कि लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। तो सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सुब्रतो कप की बात करते हैं, तो सुब्रतो कप का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा, तो सुब्रतो कप का संबंध जो है यह फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए सुब्रतो कप का संबंध जो है फुटबॉल से। देखते हैं फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से। तो फीफा कप की बात यदि करते हैं, यह भी फुटबॉल से ही होता है। एशिया कप फुटबॉल से, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से, संतोष कप फुटबॉल से है, और सुब्रतो कप फुटबॉल से। आगे क्रिकेट के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, शतरंज नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, चेस ऑस्कर जो है, वीवी शास्त्री ट्रॉफी, ये सभी जो है शतरंज से संबंधित है। बैडमिंटन से उबेर कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किससे, बैडमिंटन से। सुधीरबन कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से ही है। चड्डा कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से ही है। ठीक है, चलिए टेबल टेनिस की बात करते हैं, तो इंदिरा कप का संबंध टेबल टेनिस से है। ईरान कप का संबंध टेबल टेनिस से है। कार्बिलन कप जो है, ये ध्यान रखना है, कार्बिलन कप, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्बिलन ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। पद्मावती, ये भी ध्यान रखना है, पद्मावती कप जो है, पद्मावती कप जो है किस खेल से संबंधित है, यह भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है, पद्मावती कप। आगे बात करते हैं हॉकी से संबंधित ट्रॉफी जो है, इंदिरा गोल्ड कप जो है, इंदिरा गोल्ड कप यह भी जो है हॉकी संबंधित है। आगा खां ट्रॉफी ये भी हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है। आल्पस की बात करते हैं ट्रॉफी, ये भी आजलन शाह, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ओपेक जो है यह एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो ओपेक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वियना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वियना। वियना की बात करते हैं, कहाँ हो जाएगा, वियना ओपेक का मुख्यालय है। ठीक है, और ओपेक का सदस्य में जो है ईरान, जो है इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा जो है बगदाद सम्मेलन में की गई थी। इसकी स्थापना का जो है कब, 1960 में किया गया था। कहां में, तो इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा जो है बगदाद सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, बगदाद। और बगदाद शहर पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। टिग्रिस नदी, जो कहीं कहीं टाइग्रिस नदी भी लिखता है इसको, तो ध्यान रखना है, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बगदाद सम्मेलन में जो है ओपेक का स्थापना हुआ था। ओपेक का मुख्यालय वियना। ठीक है, और स्थापना से पहले 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा था। तो पहले ओपेक का जो स्थापना हुआ था, तो पहले 5 वर्ष तक इसका मुख्यालय कहाँ था, जेनेवा था। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ओपेक का जो है प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, निम्न में से प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था। आप तो जानते हैं जेनेवा, सॉरी वियना, तो वियना को टिक करेंगे, लेकिन इसका प्रारंभिक 5 वर्षों तक जो मुख्यालय था वह जेनेवा हो जाएगा। लेकिन 1965 में ऑस्ट्रिया के वियना में जो है स्थानांतरित कर दिया गया इसका मुख्यालय। ओपेक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच जो है पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकजुट करना है। वर्तमान में ओपेक संगठन में टोटल कितने सदस्य देश है, तो ओपेक में वर्तमान में टोटल 14 सदस्य देश है। कितना है, 14 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है कब मनाते हैं, तो यह 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी अगर बोले या बालिका शिशु दिवस भी बोले तो 24 जनवरी भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का जो है दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की यदि हम बात करते हैं तो यह भारत के किस राज्य में मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। किस राज्य में मनाते हैं, हॉर्नबिल भारत के नागालैंड में मनाया जाता है।
आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो है हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इस त्योहार में लोग रंगीन शिल्प प्रदर्शन, खेल, भोजन, मेलों और समारोहों का आनंद लेते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। कहा जा रहा है एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल का पूरा नाम की बात करते हैं तो एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है, जो कि हिंदी में इसको राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं 8 नवंबर 1996 को जो है इसकी स्थापना हुआ था। एनएसडीएल का स्थापना कब हुआ था? 8 नवंबर 1996 को जो है इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 1996 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। एनएसडीएल का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भास्कर की जो है लीलावती, आपसे पूछा जाता है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है। तो भास्कर की पुस्तक लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? यह जो है किसका पाठ है? गणित का है। तो लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो गणित विषय से, मैथ से संबंधित है, ठीक है। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती ग्रंथ में जो है गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट जो है नाइक से संबंधित है। जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो यह नाइक से संबंधित है। यह नाइक का आप शूज देखते होंगे तो नाइक कंपनी से संबंधित जो है जस्ट डू इट इसका ट्रेडमार्क है, नाइक कंपनी का ट्रेडमार्क है। नाइक किस देश की कंपनी है? तो यह अमेरिका की कंपनी है। किस देश का है? अमेरिका का कंपनी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी सभी को पता होगा, बिहार की जो है एक डिस्ट्रिक्ट भी है। मधुबनी शैली एक पेंटिंग भी है। तो मधुबनी शैली जो है प्राकृतिक रंगों से बनी एक लोक चित्रकला शैली है। इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य बिहार के मधुबनी जिले में हुई है और इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। तो मिथिला चित्रकारी के रूप में किस शैली को जानते हैं? मधुबनी शैली को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त, ये करंट अफेयर्स हो गया, चलिए इसको छोड़ते हैं, उस समय का है। जो है इसमें करंट अफेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आजादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आजादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। जो कि कितने राज्यों का गठन हुआ था? टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। 14 6 यानी टोटल 20 का गठन हुआ था पहली बार। चलिए देखते हैं। आजादी के बाद भाषा के आधार पर जो है भारत के राज्यों का गठन के लिए जो है कई क्षेत्रों से मांगे उठी थी। अक्टूबर 1952 में जो है पोपटी श्री रामल्लू की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जो है हुई हिंसा के कारण सरकार को भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को में जो है आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के रूप में यानी आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा था। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग के कारण सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग भी आया था। कब आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। कब? तो 1 नवंबर 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम द्वारा जो है भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन हुआ था। कितना? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग जो है 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। चलिए बात करते हैं निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है 1.008 होता है। तो
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसमें इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस तत्व, एकमात्र तत्व ऐसा है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, वह तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य की धातु यानी सॉरी भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं 97 नंबर। 97 एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम जो है यह किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्ध्य की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? एंगस्ट्रॉम जो है यह तरंगदैर्ध्य की इकाई होती है, ठीक है। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में जो है तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यानी माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय जितनी दूरी तय होती है उस दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। इसे लेमडा के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? लेमडा के द्वारा जो है इसे प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इसकी इकाई जो है एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि सेंटीमीटर, पिकोमीटर आदि भी होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति की मापन की यदि हम बात करते हैं तो आवृत्ति को मापते हैं, किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं आवृत्ति को, ठीक है। दोलन अथवा कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना दोलन या चक्कर पूरा करता है उससे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति का मात्रक जो है चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। n बराबर 1/t होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा की यदि हम बात करते हैं तो किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जबकि चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। और धान का कटोरा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखना है, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, ठीक है। और सीमेंट का बोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। आज का जो प्रश्न नंबर 100 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का क्या है? यह वसा है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रकार का वसा है जो कि रक्त में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड वसा जो है किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। बात करते हैं, हमारा शरीर इस वसा का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। और इस वसा का प्रयोग करके हमारा शरीर जो है क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। और ये आज का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी साथी जरूर बताइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और पूरे उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि ये सेशन बहुत ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, जो लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।